आगे गुजरने से रोक सकता है। तो सबसे पहली चीज, डायबिटीज का क्या मतलब? डायबिटीज कहने को तो इंक्रीज ब्लड शुगर, इंक्रीज ब्लड शुगर, फोटो खींच के हम जब खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होकर खून में पहुंचता है। जब खाना खून में पहुंचता है तो एक ज़रूरी प्रोडक्ट बनता है हमारे शरीर में जिसे कहते हैं इंसुलिन। अब इंसुलिन इज एक हार्मोन, इंसुलिन हमारे शरीर में बनता है, बाहर तो दवाइयाँ उसके बाद में बनना शुरू होती हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात इसमें कि इंसुलिन करता है ये कि हमारा बचा हुआ खाना खून से हमारी मांसपेशियों में और बाकी शरीर के हिस्सों में पहुंचाना इंसुलिन का। अगर हमें डायबिटीज़ है इसका मतलब ये है कि या तो इंसुलिन बन नहीं रहा है या इंसुलिन का असर नहीं आ रहा है, या फिर एक मिक्सचर जिसके अंदर इंसुलिन सही मात्रा में ना तो बन रहा है ना ही उसका असर आ रहा है। इंसुलिन हमारे शरीर में जितना बन रहा है उसके हिसाब से हम कहते हैं टाइप 1 या टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ जो ज़्यादातर जवान बच्चों में या छोटे बच्चों में मिलता है वो है बिल्कुल इंसुलिन की कमी। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादा सीरियस, टाइप 2 डायबिटीज़ उसके मुकाबले माइल्ड फॉर्म। टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई और इलाज नहीं सिवाय इसके कि इंसुलिन देना है। उसकी वजह आज तक बहुत सारी नहीं पाई गई। कुछ लोग कहते हैं कि इन्फेक्शन होता है बचपन में जिसके बाद पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनाने वाली जो कण है वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर ऐसा है भी तो भी टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं होता। टाइप 1 डायबिटीज़ मेजॉरिटी को नहीं होता। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत कम लोगों को होता है। ज़्यादातर जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो हमारा कहने का मतलब होता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ दो वजह से हो सकती है, या तो जेनेटिक या फैमिली रीजंस की वजह से, या फिर आपके लाइफस्टाइल की वजह से। नाउ किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उसकी फैमिली में उसके बच्चों को या रिश्ते में डायबिटीज़ और होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ का कहीं ना कहीं फैमिली पे, जेनेटिक्स पे कहीं ना कुछ रिलेशन पाया गया है। और जैसे जैसे हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने लगी है ये भी पाया गया है कि जेनेटिक फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज़ जल्दी और जल्दी पकड़ी भी जाती हैं। और आज की डेट में बहुत सारे लोग, जवान लोग जो अपने 20s और 30s में होते हैं उनको भी डायबिटीज़ मिल रहा होता है। पहले हम लोग जब सोचते थे कि डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के बारे में चेक करना, डायबिटीज़ के बारे में सोचना शुरू करते थे जब आदमी 45-50 साल की उम्र पार कर चुका हो। बिकॉज ऑफ अवेयरनेस हमने भी अब पहले चेक करना शुरू किया है और पहले पकड़ में आने में शुरू हो। तो सबसे पहला ज़रूरी बात जो है वो ये है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ हो सकता है, तभी हम उसके बारे में चेक करें। तो कोई भी पेशेंट जब हमारे पास आता है सबसे पहले हमें क्या सोच के चलना है कि अगर किसी इंसान को समय से पहले या बार बार बुखार आए जा रहे हैं, बीमारियाँ हुई जा रही हैं, वज़न कम हुए जा रहा है या वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसके अलावा बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, बार बार निमोनिया होना और स्किन इन्फेक्शंस होने पे हमें डायबिटीज़ सस्पेक्ट करनी चाहिए और चेक कराना चाहिए। इसके अलावा रूटीन हेल्थ चेकअप का भी पार्ट डायबिटीज़ का चेकअप होना ज़रूरी है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या आप में से, आपके घर में से किसी को डायबिटीज़ है? आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है? पूरी फैमिली को है। पूरी फैमिली को डायबिटीज? मतलब मेरे जेनेटिक में छोटी, मेरे ताया की फैमिली में। अच्छा, सो नियर बाई फैमिली, क्लोज फैमिली एसोसिएशन से, हालांकि खुद घर में किसी को डायबिटीज़ नहीं है। तो जब आप, तो उसके अंदर जब ताया को डायबिटीज़ है तो क्या उनके बच्चों को भी डायबिटीज़ मिला था? ताया को नहीं थी, मेरे नाना जी को थी और नाना जी से मम्मी को थी। मम्मी को भी डायबिटीज़ है, जो बड़ी मम्मी थी। तो ये बहुत क्लियर कट एग्जांपल है कि डायबिटीज़ फैमिली में एक्चुअली हो सकता है। मम्मी से और बड़ी दीदी को, अगर पेरेंट्स को है तो डायबिटीज़ बच्चों को हो सकता है। स्पेसिफिकली उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ है उन्हें, उनके बच्चों को ज़्यादा ध्यान से रहना चाहिए कि उनका
शुगर चेक होता रहे, समय पर होता रहे और औरों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी होना शुरू। पर ऐसा कुछ होता है ना पिंडास रिलेशनशिप कि उसमें आपके जैसे अपब्रिंग्स हैं उसमें 3 को हुआ, 1 को नहीं। वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, पर मेंडेलियन इनहेरिटेंस डायबिटीज़ में होनी ज़रूरी नहीं है। डायबिटीज़ के अंदर क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है तो वो सबको होगा ऐसा, मतलब चांसेस हम परसेंटेजेस में बात कर रहे हैं कि कुछ बीमारियों का जैसे मैच्योरिटी होने से डायबिटीज़ और MODY उसके अंदर माँ से बच्चे को या बाप से बच्चे को डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी जो टाइप 2 डायबिटीज़ की मॉर्फोलॉजीज़ हैं, फिनोटाइप्स हैं, उनके अंदर इतना ज़्यादा नहीं है। सो हालांकि कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं जिनके अंदर डायबिटीज़ के चांसेस मोर देन 50% भी हो जाते हैं, वहाँ कुछ एक हैं जिसके अंदर इतना कॉमनली नहीं है। पर फिर भी ये जानना कि फैमिली के अंदर डायबिटीज़ का इवेंट हुआ है, डायबिटीज़ हुआ है किसी को, तो डायबिटीज़ के बारे में चेकअप करते रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि डायबिटीज़ का फिर भी नियरली 80% लाइफस्टाइल से ही जुड़ा हुआ रिलेशन पाया गया। अब इस एग्जाम्पल को लेके देखिए, मान लिया हमारा जीवन हम एक इंसान के रूप में मान के चले, तो उसके चलने के लिए जो 2 टांगे हैं दे आर लाइक, एक एग्जाम्पल के तौर पे लाइफस्टाइल और डाइट। किसी वजह से जो लोगों का जो अप्रोच होता है बीमारी की तरफ वो होता है जैसे इन्फेक्शन होता है उसके लिए कि आप गए, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको एंटीबायोटिक दी, आपका इन्फेक्शन ठीक हुआ, आप ठीक हो गए। डायबिटीज़ उस तरीके से ठीक नहीं हो सकती। डायबिटीज़ के लिए आप ये नहीं कर सकते कि आप गए डॉक्टर के पास, आपने दवाई ली और आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। डायबिटीज़ जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है उसको समझाने के लिए मैंने मॉडल बनाया है कि मान लिया ये लाइफस्टाइल एक टांग है, डाइट दूसरी टांग है। किसी वजह से मान लिया डायबिटीज़ हो गया और इंसान को चलने में परेशानी आ रही है, सो उसने सहारे के लिए एक वॉकिंग स्टिक ली। दिस वॉकिंग स्टिक से इज मेडिसिन फॉर डायबिटीज। पर क्या ये सही तरीका है कि आदमी अपने दोनों टांगों का सहारा छोड़कर उस वॉकिंग स्टिक के सहारे ही चले? ऐसा तो नहीं हो सकता। स्टेबिलिटी तो आ ही नहीं सकती। तो स्टेबिलिटी आने का क्या तरीका? स्टेबिलिटी आने का तरीका है कि आदमी अपने दोनों टांगों का सहारा फिर भी लेता है, साथ ही साथ मेडिसिन यानी कि जो वॉकिंग स्टिक है उसका इस्तेमाल। ये फ़र्क है लाइफस्टाइल और डाइट के रोल का डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में। ये आपकी 2 टांगों की तरह है जिसका आपको हमेशा ज़रूरत पड़े। दे कैन नॉट बी रिप्लेस बाय ए वॉकिंग स्टिक। यहाँ मेडिसिन का हमें सहारा लेना है, लेकिन जो मेन हमारा काम है वो हमारे लाइफस्टाइल और हमारी डाइट से ही होता है। अब हम बात करें लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल से हमारा क्या मतलब? बहुत आसान है सोचना कि हमारे घर में गृहिणियाँ जो हैं वो पूरे दिन काम करती रहती हैं, फिर भी हम अक्सर देखें तो उनका वज़न बढ़ता हुआ मिलता है हमें एट द एंड ऑफ इट। ज़्यादातर महिलाओं के केस में खासकर लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसकी वजह है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो हम काम करते हैं, घर के अंदर काम करें या बाहर काम करें, वो या तो बैठकर काम करने के होते हैं या खड़े होकर। उनके अंदर एक्चुअली बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता। अगर हम बात करें कि एक दिन में हमने कितने कैलोरी स्पेंड करे, तो बहुत ज़्यादा कुछ कैलोरी स्पेंड हो नहीं, जिसके चलते अगर हम वर्कलोड के बारे में बात करें तो बोथ घर में रहकर काम करने वाला हाल और ऑफिस में काम करने वाला हाल दोनों ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल में बांटे गए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब जिसके अंदर फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा ना हो, बैठकर ज़्यादातर हम दिन बिताएं या एक ही पोजीशन में ज़्यादातर दिन बिताएं, बहुत ज़्यादा मूव अबाउट नहीं करें, बहुत ज़्यादा हम फिजिकल एक्सर्शन नहीं लें। अगर हम फिजिकल एक्सर्शन नहीं लेते तो हमारे शरीर में बदलाव क्या होगा? सबसे पहला बदलाव कि हम जो खाना खा रहे हैं हम उसकी खपत नहीं कर पा रहे। हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमारे पेट पर और शरीर पर वज़न जुड़ता जाता है और एक टाइम आता है
जब हमारे शरीर में जो बन रहा है इंसुलिन वो उस खाने के बराबर मात्रा में रिजल्ट नहीं देता। जैसे ही आप खाना खाते हो अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज उसके मुकाबले जितना बढ़ना चाहिए उसके मुकाबले ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है और ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है। इस स्टेज को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि हमारे शरीर की बनाई हुई इंसुलिन काफ़ी नहीं कर रही। इस दौरान हमारा शरीर करीब 3 गुना तक ज़्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है, तब तक जब तक चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाती। जैसे जैसे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं, पहली पहचान है कि शुगर बढ़ने लगेगा। शुगर बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में हम वीकनेस महसूस करना शुरू करेंगे। सबसे ज़्यादा वीकनेस मांसपेशियों में हम महसूस करेंगे। पोस्चर मेंटेनिंग मसल्स जैसे कमर, जैसे कंधे, जैसे लेग्स, इनके अंदर हम सबसे ज़्यादा वीकनेस महसूस करेंगे और पहली पहचान होगी कि बस हल्की फुल्की थकान महसूस होगी। साथ ही साथ कुछ फीचर्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे स्किन के कुछ डिजीज काले पड़ने लगते हैं, जिसे अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। ये फीचर्स आपको मिलने शुरू होंगे, खासकर लाइफस्टाइल एसोसिएटेड टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने। कई बार जेनेटिक डायबिटीज़ की वजह से जवान लोग, अदरवाइज फिट और ना मोटे हुए लोग भी डायबिटीज़ हुए मिलेंगे, उनके अंदर आपको ये चेंजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक शारीरिक नुकसान होने से पहले ही ब्लड ग्लूकोज का हाई होना पाया जाने लगा है। हालांकि इन लोगों का इलाज आसान होता है, इनका इलाज सेम पैटर्न पे नहीं चलता जैसा कि लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डायबिटीज़ वाले लोगों में मिलता है। सबसे पहला रिस्क फैक्टर अगर हम डायबिटीज़ के बारे में बात करें लाइफस्टाइल में, वो है ओवरवेट। अगर इंसान का वेट BMI के टर्म्स में मेजर करें तो वेट इन किलोग्राम्स अपॉन हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर, अगर ये 25 से कम है वेस्टर्न स्टैंडर्ड से और 23.5 से कम है इंडियन स्टैंडर्ड से, तो हम उसे ठीक मानते हैं। जैसे जैसे ये उससे ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे डायबिटीज होने का खतरा आदमी को बढ़ता जाएगा। एक दूसरा तरीका है नापने का, वो है एब्डोमिनल गर्थ। नाभि के लेवल पे अगर हम अपना पेट का नाप लेके चलें तो 90 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है तो डायबिटीज़ और बाकी लाइफस्टाइल इलनेसेस जैसे हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन बढ़ने का रिस्क बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर जो पाया गया है वो है मोटापा, खासकर पेट पर जमने वाला मोटापा। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो किसी पेशेंट को और आपको दिख रहा है कि जी पेट बढ़ा हुआ है, तो आपको सचेत करना उसको ज़रूरी है कि जी डायबिटीज़ के लिए आप रिस्क में हैं और आपको सचेत रहना है। दूसरी बात ये है, यहाँ तो हम रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें पेशेंट से कि क्या आपको पता है कि ऐसा कुछ है आपके साथ, तो मोर ऑफन देन नॉट आउट ऑफ 95 आउट ऑफ 95 आउट ऑफ 100 पेशेंट्स आपको रियलाइज होगा कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें अंदाज़ा नहीं है। इन माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव फेल्ड, जो मुझे मिला है वो ये है कि जितनी पेशेंट मेरे पास आए हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों, ऐसा नहीं है कि ये केवल महिलाओं में मिला है, पुरुषों में भी उतना ही, कि उनको जब हम बात करें कि क्या आपको पता है कि आपका वज़न ज़्यादा है और उसे कम रहने की ज़रूरत है, तो व्हाट दे फील इज कि नहीं मेरा वज़न ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है, मतलब उनको अगर हम BMI स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी ऑब्जेक्टिवली नाप के दिखाएं कि जी आपका BMI 30-35 ऐसा पहुंच रहा है, दे स्टिल डोंट वांट टू बिलीव कि उनका वज़न ज़्यादा है। इसका एक खास वजह है, इसका एक खास वजह ये है कि कहीं ना कहीं हम में से बहुत सारे लोग एक डिनाइल में और एक इग्नोरेंस में रहना शुरू कर। इसकी एक खास वजह है, इसकी एक खास वजह ये है कि डायबिटीज़ और ये सारी बीमारियाँ बताती नहीं,
इवन इफ ये हो जाए किसी को तो भी बहुत आसानी से पता नहीं चलता, हमारे डेली रूटीन में हमें बहुत सारा नुकसान नहीं महसूस होता जब तक कि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो। तो सबसे पहली बात हमारी जो थी ये थी कि क्यों इंसान को पता होना चाहिए कि उसका वज़न कम है, क्यों उसका सचेत होना ज़रूरी है। और आज हमारा मेन टॉपिक जो एड्रेस करने का है वो ये। अब एक एग्जांपल, एक आदमी है, ऑफिस में काम करता है, 8 घंटे की नौकरी करता है, ज़्यादा नहीं, करीब 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में। तो एक 9 से 5 की नौकरी के लिए जिसमें उसे 8 बजे से निकलना पड़ा और घर वो शायद 6 बजे पहुँच गए, तो उसके पास 24 घंटे में से कितना वक्त बचा? 14 घंटे, 10 घंटे ही खर्च हुए। लेकिन ये 10 घंटे ही खर्च नहीं हुए, ज़्यादा है इससे। कैसे ज़्यादा? कि सुबह सुबह आपको तैयार होना है, अपने जो मतलब ज़रूरी काम करने हैं उसके अंदर आपको करीब 2 घंटे लग सकते हैं आराम से। इसके साथ साथ रात को वापस खाना खाना है, आपके घर बार है, फैमिली है, यू हैव टू गिव सम अटेंशन टू दैट। आपने करीब 2 घंटे 3 घंटे वहाँ लगा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बताएगा भी कि अगर इतना नहीं लगाता तो वो शायद सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करे, इतना तो बहुत आराम से लगा। तो अब हमारे पास कितने घंटे बचे? 4 घंटे। बहुत स्लिम मार्जिन के साथ अगर हम बताएं कि उसने लगा दिए तो 10 घंटे बचे। ज़्यादातर लोगों के पास इससे कम वक्त है। अच्छा, अब 10 घंटे के अंदर हमारे पास तीसरा दुश्मन आता है, वो है मोबाइल। तो जैसे ही हम मोबाइल पे देखना शुरू करते हैं और बाकी सब चीज़ें फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जैसे जैसे टाइम स्पेंड होना शुरू होता है, हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं और टाइम निकलता है। जब हमारे पास 8 घंटे बचे, मान लिया आपने 2 घंटे गलती से स्पेंड कर दिए मोबाइल पे, 8 घंटे भी अगर आप रोज़ नहीं सोते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके अंदर थकावट आनी शुरू होगी। कोशिश करोगे आज नहीं तो कल की 8 घंटे सोने की कोशिश करोगे। अगर आप नहीं सोते हो तो स्लीप डिप्रिवेशन के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस वैसे ही होगा, डायबिटीज़ बनेगा। अच्छा, आप ध्यान करें इस दौरान हमने कोई भी 1 भी मिनट का टाइम नहीं निकाला है एक्सरसाइज के। एटलीस्ट मिनिमम रिकमेंडेड एक्सरसाइज जो होती है वो है 30 मिनट। 30 मिनट एक्सरसाइज करने का मतलब है हमारा देश कोई ऐसा देश नहीं है जिसके अंदर हम कल्चरली अप्रूव तरीके से एक्सरसाइज करें। हमारे घरों में अगर कोई आदमी निकल के बाहर दौड़ लगाने जाता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो वो सोचता है कि नहीं, हमें थोड़ा सा एक तरफ पार्क में जाएं या किसी ऐसी जगह जाएं, और जहाँ लोगों को उतनी फैसिलिटी भी नहीं मिलती, वो कैसे करेंगे? अच्छा, अगर 30 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा इंसान तो फिर वो क्या कर पाएगा? स्लोली एंड ग्रेजुअली। खाना तो भूख लगेगी, स्टमक का अपना एक डिमांड है। जैसे जैसे खाना शुरू करेगा, रूटीन नहीं चलता रहेगा, थोड़े दिनों में इतना भी हो पाएगा कि सो नहीं पा रहा। एक आधा टाइम ऐसा आएगा जब जॉब पे ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, कुछ और भी होगा। वही नींद जो 8 घंटे की डिमांडेड थी वो 6 घंटे 4 घंटे पे भी जाएगी। ऐसे हाल में डायबिटीज़ आने में पता भी नहीं। ज़्यादातर हम लोग जब हम बैठे होते हैं अपने बारे में सोच रहे होते हैं, हम याद करते हैं वो टाइम जब हम 20-24 साल के थे और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक वही इमेज बनी हुई है। अगर हम बात करते हैं कि हम क्या कर सकते थे या क्या कर लेते थे या हम क्या कर पाते हैं, हम क्या कर पाते हैं पे कभी फोकस ही नहीं करते। हम केवल एक बात देखते हैं कि हम क्या कर पाते थे। पहले मैं जिम में कितने वेट मार लेता था या मैं कितना दौड़ लगा लेता था। I mean that is all we remember. When you look at the mirror, you remember the guy who was 20-year-old. आपको अपना शक्ल पहचान में नहीं आएगा अगर आप ध्यान से देखना शुरू करो। यही सिचुएशन हम महिलाओं के लिए लेते हैं। ये नहीं मान के चलते कि चलो वुमेन एम्पावरमेंट एंड एवरीथिंग असाइड, हमारे देश में ज़्यादातर महिलाओं को घर में रहकर काम करना। ज़्यादातर घरों की परेशानी है ओवरक्राउडिंग, स्मॉल स्पेस, नैरो वेंटिलेशन। अगर ये सब चलता रहेगा, हमारे घरों में महिलाओं को उठना पड़ता है अक्सर 5 बजे। बच्चों को तैयार करना है, हस्बैंड को तैयार करना है, काम पे भेजना है,
उसके बाद घर का थोड़ा बहुत काम निपटाना है, अगर मौका मिलेगा तो शायद वो थोड़ी देर के लिए बीच में रेस्ट करेंगे। उसके बाद उनको दोबारा दोपहर का काम शुरू करना है, रात के खाने का काम शुरू कर देना है, और फिर रात हो जाएगी, फिर सो जाना है। मोस्ट ऑफ ए वुमेंस एक्टिविटी, एक हमारी भारतीय महिला के जो ज़्यादातर काम है वो गाइड किए जाते हैं कि बच्चे हैं घर में, उनका करना है काम, या पति है या बाकी परिवार है उनका करना है काम। उसे कभी नहीं बताया जाता कि भाई तुम्हें कसरत करनी है, थोड़ी बहुत खुद के बारे में ध्यान रखना है, तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ सोचना। अच्छा, इसी के अंदर अगर आप एक सिजेरियन सेक्शन को जोड़ दो, सिजेरियन सेक्शन के बाद अक्सर बहुत सारी महिलाएं आएंगी, कुछ 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कि जी ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद वजन बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि वजन बढ़ गया, पर याद क्यों रहता है ऐसा? क्योंकि ऑपरेशन के बाद कुछ समय के लिए बेड रेस्ट दे दिया था, उसके बाद उस बेचारी औरत को पता ही नहीं चला कब उठ के कसरत करनी शुरू करनी थी, जिसके बारे में कभी किसी ने बताया ही नहीं उसको। साथ के साथ अब इसी में जोड़ो एक टाइम जब एक महिला के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बाहर निकल के एक वॉक पर जा सके या थोड़ी बहुत कसरत घर पे कर सके। तो एक महिला जहाँ एक पुरुष 6 से 8 घंटे सोता है, वहीं एक महिला हमारे घरों में उससे 2 घंटे कम सोती है, 4 से 6 घंटे। वही महिला सेम बीमारी और जल्दी डेवलप हो सकती है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि हमारे घरों में आदमी उतना मोटा नहीं मिलता जितना वाइफ मिलता है। इसमें उसका खुद की कोई गलती नहीं है, पर एक खास परेशानी है, वो ये है कि उसे पता ही नहीं है कि उसे करना है। और इनसे पूछो कि बहन जी क्या आपको पता था कि आपको कसरत करनी है? आपको किसी ने बताया? क्या आपको नहीं लगता कि आपका वजन बढ़ता जा रहा है? तो उन्हें लगता है कि नहीं, सभी का ऐसे ही होता है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब तो वजन बढ़ना ही है। I mean, people feel that this is supposed to be a routine. एंड ये परेशानी जो है विकासशील देशों में, जहाँ पे आदमी का काम कर कर पैसे कमाने के ऊपर ध्यान इतना ज़्यादा होता है क्योंकि रिसोर्सेज की कमी होती है, और जितना काम में समय निकलेगा उतना ही वो कमा पाएंगे, उतना ही घर चल पाएगा। उन जगहों पर ये परेशानी ज़्यादा होती है बजाय डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जहाँ पे कंट्रीज़ और लोग खुद से अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। अच्छा, जब पैसे की कमी होती है ना खासकर, तो हेल्थ चेकअप नाम की चीज़ नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये सोचो कि परेशानी आ रही है, इस परेशानी को निपटा दे। आज मुझे बुखार हो रहा है, ये बुखार की दवाई दे, इसको ठीक कर, मुझे घर चलना, कल नौकरी करनी है वरना पैसे नहीं है। हम कभी ये नहीं सोच पाते कि अगर मैं बीमार हो गया, अगर मुझे कुछ हो गया, इफ आई डाई, फिर क्या होगा? ये जो एस्पेक्ट है जहां हम एक सेल्फ केयर का कल्चर प्रोपगेट करने से ही रह गए हैं, ये एक वजह है लाइफस्टाइल इलनेसेस के डेवलप होने का। ये मेन वजह है डायबिटीज़ के हमारे देश में बढ़ते जाने। पुराने कल्चर में गांव में लोग रहते थे, अखाड़े जाते थे, महिलाओं को खेत में काम इतना करना पड़ता था कि उनके पास लाइफस्टाइल का कंसेप्ट नहीं भी होते हुए उन्हें बीमारी नहीं हुई, उनको मोटापा नहीं आने वाला था, वो मोटे नहीं होने वाले थे, उनके बीपी ब्लड शुगर की परेशानियां नहीं बढ़ने वाली। ऐसा ही पुरुषों के साथ पहले अगर एक गांव के कल्चर में देखें तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो लोगों में मिलती है वो मिलती है स्मोकिंग से जुड़ी हुई, क्योंकि लोग हुक्का पीते हैं या बीड़ी पीते हैं और उससे जुड़ी हुई सांस की परेशानियाँ या दिल की परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं। वहीं आज के डेट में अर्बन लाइफस्टाइल में कोई कम्युनिटी वर्क नहीं है, कोई हार्ड वर्क नहीं है डेली रूटीन में, और क्योंकि आपको पूरा दिन अपना काम करने में लगाना है जिसमें आपको एक्चुअली कोई कैलोरी एक्सपेंडिचर भी नहीं है, तो लाइफस्टाइल वैसे ज़्यादा। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सचेत होना कि हमें हमारे खाने पे और हमारी कसरत पे ध्यान देना है। अगर हम ध्यान देंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, हम बीमार नहीं होंगे तो हमारा देश भी और हमारा परिवार भी सब ठीक है।
ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गई एकदम से? डायबिटीज़ से माना कोई परेशानी नहीं, लेकिन कोरोना अगर किसी को होता है डायबिटीज़ होते हुए, तो उसकी बीमारी बिगड़ने का और उसे जान का खतरा होने का कई गुना रिस्क होता है। तो लाइफस्टाइल एनालिसिस एकदम से फोकस में इसलिए भी आई कि जब से ये कोरोना की महामारी आई, डायबिटीज़ से जुड़े हुए लोगों में मृत्यु दर इतनी ज़्यादा थी कि हमें ब्लड शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई ये सब पता चलने से पहले। ये अवॉइडेबल डेथ्स हैं, ये वो डेथ्स हैं जिनमें अगर वो लोग हेल्थ चेकअप करा रहे होते हैं, अपनी लाइफ के बारे में थोड़े से ज़्यादा सचेत होते तो बच सकते। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में सबसे पहला सबसे ज़रूरी है, डायबिटीज़ ना हो या अगर है भी तो बिगड़े ना, उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं? कुछ छोटे स्टेप्स अगर आप रूटीन में अपनी लाइफ में लाना शुरू करें तो बहुत फर्क पड़ेगा। एक्टिव रहना पहला बेसिक्स है। एक्टिव रहने के तरीके क्या हैं? अगर आप पूरे दिन चल रहे हैं, चलते फिरते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो वजन बहुत ज़्यादा जुड़ने के चांस बनता है। तो 10,000 स्टेप्स डेली, 10,000 स्टेप्स डेली अगर आप कर रहे हैं, इट इज़ ए वेरी लो इंटेंसिटी वर्कआउट बट अ वेरी इफेक्टिव वर्कआउट। 10,000 स्टेप्स का मतलब करीब 7 से 8 किलोमीटर का चलना है। अगर आप इतना वॉक कर लेते हैं, आसान नहीं है। अगर आप एक्चुअली केवल वॉक करने के पर्पज से वॉक करने निकले हैं तो आपको 2 घंटे वॉक करना है, वो भी तेज। लेकिन अगर आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं तो ये काम करना बहुत आसान है। दूसरा, उन लोगों के लिए जो ये नहीं कर सके, वो है 30 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज जिनके अंदर आपकी हार्ट रेट थोड़ी सी बढ़ती है, जैसे जॉगिंग, जैसे बाकी एरोबिक्स, जैसे डांस, जैसे रोप स्किपिंग, जैसे लो इंटेंसिटी स्पोर्ट्स। अगर आप ये सब करें, रूटीनली करें, हफ्ते में 5 दिन करें, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत इफेक्टिवली डाउन होती है, चाहे जेनेटिक डायबिटीज़ हो चाहे लाइफस्टाइल एक्वायर। दोनों ही मामलों में बीमारी के बिगड़ने के चांस कम होते जाते हैं और बीमारी कुछ हद तक नेगेटिव में आनी शुरू हो जाती है। हालांकि मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ कि बीमारी बंद हो जाएगी, पूरी तरह ठीक हो जाएगी। देयर इज़ नो सच थिंग एज डायबिटीज़ पूरी तरह ठीक हो गई। डायबिटीज़ समटाइम्स हालांकि लाइफस्टाइल और डाइट पे कंट्रोल हो सकती है, हो सकता है कि दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े, एंड वी कॉल दैट लाइफस्टाइल एंड डाइट कंट्रोल डायबिटीज़। तो आप डेफिनेटली उस श्रेणी में आ सकते हैं। तीसरा है, और जो बहुत ज़रूरी है बूढ़े लोगों के लिए, वो है मसल गेन, वेट ट्रेनिंग। सत्तर साल की उम्र के बाद फ्रैक्चर्स मृत्यु के कारण इतने ही कॉमन हैं जितना हार्ट डिजीज या कैंसर, बल्कि कैंसर और देर में बनना शुरू होता है, फ्रैक्चर्स कहीं ज़्यादा कॉमन है। और इतने कॉमन कि आप चले फिरें और एक बार स्लिप हुए और फर्स्ट पे वही स्लिप होकर गिरे, इतने में आपको फ्रैक्चर हो गया। क्या वजह है? वजह यह है कि हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस अगर इतना कॉमन है तो उसे रोकने का क्या है? बहुत सारे ऑस्टियोपोरोसिस रोकने के बहुत सारे तरीके नहीं हैं। आप अपना न्यूट्रिशन मेंटेन कर सकते हो, सब कर सकते हो, बट यू कैन नॉट गारंटी कि आपकी बोन्स उतनी डेंस रहेंगी। पर आप एक चीज़ जो गारंटी कर सकते हो वो है कि आप एक मसल कवर अपने बोन्स के अराउंड मेंटेन करके रखो। अगर मसल्स आपकी अच्छी हैं, मसल्स की मात्रा ज़्यादा है, तो उस केस में आपको फ्रैक्चर्स के रिस्क बहुत कम है। पर आप एक चीज़ देखें, एक चीज़ और जो बहुत कामयाब रहती है
मसल्स गेन के साथ, वो है डायबिटीज। इंसुलिन मसल्स पे काम करेगी। अगर मसल्स ज़्यादा हैं तो इंसुलिन ज़्यादा आराम से काम करेगी, अगर मसल्स कम हैं तो इंसुलिन को काम करने में मुश्किल होगी। तो अगर आपकी मसल्स ज़्यादा हैं तो आपकी डायबिटीज़ अगर है तो भी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल होगी, वरना चांसेस हैं कि आप डायबिटीज़ डेवलप नहीं करेंगे। तो मसल गेन और एक मसल बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। तो लाइफस्टाइल के अंदर आपको ये 3 चीज़ें, ये आपको सूट ना करें तो ये सही, साथ में ये करने की जरूरत है। दूसरी चीज़ सर एक मिनट, अगर सपोज कोई आदमी बड़ा लीन है, मसल्स उसमें कम होती है, मतलब BMI उसका बहुत कम है, 18 के BMI है, तो इसका मतलब उसको डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा है। मेलन्यूट्रिशन के साथ जो डायबिटीज़ शुरू होती है वो एक अलग तरह की फॉर्म है, और हाँ भारत में वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो केवल मोटापे से जुड़ा हुआ नहीं, अगर बचपन में और डेवलपमेंटल स्टेजेस में, जैसे कि 0 to 5 ईयर एज ग्रुप के अंदर अंडरवेट, उसके बाद 16 साल की उम्र तक अंडरवेट रहना, या एक बहुत ज़्यादा भयानक बीमारी के थ्रू गुजरना जिसमें कि आपने बहुत ज़्यादा वेट लूज कर लिया, उसमें आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा। यस, दे हैव लॉट ऑफ डिफिकल्टी, एंड लेटर इन लाइफ जब वो लोग वजन गेन भी कर लेते हैं वो भी उनको डायबिटीज़ होने का खतरा बना देता है। उसकी वजह ये है कि उनके अंदर पैंक्रियाटिक जो रिजर्व है वो रिजर्व ही इतना नहीं होता कि वो इंसुलिन नहीं बना पाए। दूसरा एक जरूरी स्टेप है वो है रेस्ट। सोशल मीडिया के आने के बाद स्लीप टाइम लोगों का पहले से भी कम है। जहाँ पहले हम बात करते थे, इवन इन आवर स्टूडेंट लाइफ आवर पेरेंट्स यूज्ड टू मोटिवेट अस कि बेटा 6 घंटे तो सोना है। अब हमारे पेरेंट्स 4 से 4.5 घंटे सोते हैं। रात को लेट जाने के बाद मोबाइल चलाना, स्क्रीन टाइम बढ़ते जाना, और जब लिस्टलेस होकर आप स्क्रीन देखते हो ना तो आप सोच भी नहीं पाते कर क्या रहे हो, और आप ये भी देखते हो कि टाइम ऐसे निकलता जाता है कि आपके पास एक्चुअली सोने के लिए बहुत टाइम बचा नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है, आप जितना कम सोओगे उतना आपके शरीर पे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और अगर आप 7 घंटे की नींद, आइडियली 7 से 8 घंटे की नींद होती है, पर उससे जितना कम होता जाता है उतना ही आपके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, इन तीनों परेशानियों के डेवलप करने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि सोने से 1 घंटे पहले स्लीप हाइजीन मेंटेन करने के लिए टीवी, मोबाइल, इन सब चीज़ों से दूर होकर, स्क्रीन से खुद को हटाकर और फिर सोने की तैयारी कीजिए ताकि आप अच्छे से सो पाएं। स्क्रीन टाइम का केवल बड़ों से नहीं, बच्चों से भी रिलेशन है। चाइल्डहुड ओबेसिटी which is said to be one of the risk factors for developing diabetes early in the age. मोटापा बच्चों में जो एक्चुअली अब एक महामारी की तरह फैल रहा है, उसका सबसे ज़्यादा रिलेशन खाने से या किसी और चीज़ से मिलने की जगह स्क्रीन टाइम से। यानी कि वो बच्चे जो मोबाइल पे या टीवी पे टाइम ज़्यादा देते हैं, उन बच्चों में मोटापा ज़्यादा होता है और उनके अंदर फ्यूचर में ज़्यादा बीमारियां डेवलप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस बात में जो टेक होम मैसेज है वो केवल ये नहीं है कि रेस्ट, इसके अंदर एक मैसेज ये भी है कि स्क्रीन टाइम को कम करें। स्क्रीन टाइम कम करेंगे तो डायबिटीज़ का रिस्क एक्चुअली विजिबली कम हो जाएगा। तीसरा एस्पेक्ट है डाइट। डाइट एक ऐसा एस्पेक्ट है क्योंकि हम एक प्रिडोमिनेंटली वेजिटेरियन सोसाइटी हैं, हम लोग एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड्स के अंदर इंटरेस्ट करने वाले लोग नहीं हैं। तो इंडियन डाइट क्लासिकली प्रोटीन रिच डाइट नहीं बताई जाती। तो कुछ चीज़ें अगर हम खाने में रूटीनली ऐड कर सकें तो हमें ज़्यादा फायदा। इसके अंदर जरूरी है प्रोटीन के लिए दाल,
बाकी बीन्स इंक्लूडिंग सोया, किडनी बीन्स यानी कि राजमा, और चना। बोथ काला चना और काबुली दोनों में बहुत अच्छे सोर्स हैं। रूटीनली हमें इन्हें खाना जरूरी है। अब इसके साथ परेशानी क्या आती है, बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें सूट नहीं करता, उन्हें हाथ पैरों में दर्द होने लग जाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पर ऑनेस्टली इनमें से कोई भी रिलेशन पाया नहीं गया है किसी भी रिसर्च में। जो एक चीज़ पाई गई है वो ये है कि सामाजिक जो व्यवहार है, अगर कोई आपका पड़ोसी, आपका एक कॉन्फिडेंट जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो आपका बहुत जिगरी है, अगर वो आपको कहे कि नहीं ये मत खा, इससे नुकसान है, तो उस केस में देयर आर चांसेस कि आप डॉक्टर की बात को भी शायद देखोगे। अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान है। स्वयं समझें, प्रोटीन खाने में बढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। अगर प्रोटीन खाने में बढ़ेगा नहीं तो मांसपेशियां कमज़ोर होंगी, साथ के साथ दिल कमज़ोर होगा, साथ के साथ इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता जाएगा, या अगर इंसुलिन बनेगा तो भी उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो खाने में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीनली होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप साथ के साथ खाने में अपने अनाज कम कर सकते हैं ताकि आपको खाने को डाइजेस्ट करना आसान हो। अगर आपको इनमें से कट का कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी कट अकॉर्डिंगली कि अगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और अगर हम खा रहे हैं तो वी शुड स्टार्ट ओवर। बेसिकली वी हैव टू इन्वेस्ट। हम जितना खा रहे हैं हमें उसे खर्च करने का समय निकालना। अब एक ज़रूरी बात, इन सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी और दोबारा वही सवाल कि आपको पता होना चाहिए कि ये करना है। आपको सचेत होना चाहिए कि सुखी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें खुद से एफर्ट करना है, वरना नहीं होगा। हमारा शरीर बैक इन आवर माइंड, जब हम पूरे दिन काम करते हैं या कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं तो आपके पास खुद के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं बचता। और जब आपके पास खुद के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं बचता तो एक खास परेशानी आती है कि आप यही सोच के चलते हो कि वो 20 साल का जो लड़का था या वो 20 साल की जो लड़की थी जो स्वस्थ, सुंदर और सुरक्षित काल में थी, आज भी वही है। हालांकि ऐसा नहीं होता, शरीर हर वक्त बदलता रहता है और हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि हमारा शरीर कब बदल गया। तो खुद को ना बदलने के लिए या खुद को स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर में होते हुए परिवर्तन के बारे में हमें सचेत रहना चाहिए। और सचेत रहने का केवल एक तरीका है कि हम जानें इस बारे में और थोड़ा टाइम निकालें रोज़ अपने स्वास्थ्य के लिए कि आज अगर हमें कोई परेशानी आ रही है तो क्या हम उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए कोई कदम लेंगे या कोई कदम लेने को तैयार होंगे। अगर नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो जानने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सोचते ही रह जाएंगे। सो सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी बात, मेक इन योर माइंड, सबसे पहले चूज टू बी हेल्दी। जब आपने मन में ठान लिया कि नहीं जी मुझे तो ठीक रहना ही है, कुछ भी हो जाए, तो आप अपने लिए सब करेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी में ही आप नहीं होंगे तो आप नहीं करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बात, अपने बारे में सोचें हर रोज़ थोड़ी देर के लिए सही, और आपका सोचने का और आपका काम करने का दिशा अपने आप बदलता जाएगा।
शायद आपका ट्रेवल टाइम 1 घंटे की जगह आप आधे घंटे करने की कोशिश करें, शायद आप वहाँ से टाइम निकालने की कोशिश करें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप नौकरी छोड़ दें, सबको घर चलाना है, पर कोई तरीका आप ढूंढ लेंगे जैसे ही आपको रियलाइज़ होगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर पता ही नहीं है कि करने की ज़रूरत है तो कैसे करें? तो ये सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात, प्रिवेंशन बेटर है क्योर से, क्योंकि डायबिटीज़ से हर शरीर का हिस्सा, चाहे दिल हो, चाहे आँख हो, चाहे किडनी हो, चाहे नसें हो, चाहे पैर हो या कुछ और, सब खराब हो सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कल को आपको पूरी तरह से गला सकती है। बेहतर है ना हो, और अगर हो भी गई है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हर प्रयास करना है। केवल दवाइयों के सहारे नहीं, लाइफस्टाइल और डाइट हर चीज़ कंट्रोल। आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ लीजिए।